नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 17वां मॉक टेस्ट है और आज थोड़ा तबीयत मेरा जो है सुधार हुआ है कल की अपेक्षा। उम्मीद करते हैं कि कल से हम बेहतर हो जाएंगे और फिर समय पर सब चीज़ चलेगा। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन कल से बेहतर है, तो कंटिन्यूटी बरतना है हमको, है ना। चलिए, कल भी कुछ खराब भी था, ज़्यादा भी खराब था, कल भी हमने आपका मॉक टेस्ट करवा ही दिया ताकि आप कंटिन्यूटी बने रहें, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 17 का जो प्रश्न संख्या पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ज़्यादा तो आज भी नहीं बोल सकते लेकिन कल से बढ़िया है आज स्थिति, इसलिए करवाएंगे, बढ़िया ढंग से करवाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बना करके बैठे होंगे। सारा प्रश्न आपको पहले ही सेंड कर दिया गया था। कहता 200 और 478 तक जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का HCF बताने के लिए कहता है। HCF आप समझते हो ना, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी HCF कहने का मतलब कि सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, यानी कहने का मतलब वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभक्त करे, उन संख्याओं का HCF कहलाता है। यानी HCF कहने का मतलब जो सब में सबसे बड़ा कॉमन हो। अच्छा सोचो, सिंपल सा बात है। यह देखो कितना लॉजिकली प्रश्न पूछा गया और आसान सा सवाल है। फंस जाओगे तो फंस जाओगे, अगर सब होशियार जो लड़का है वो निकल जाएगा ऐसा ही। अच्छा, 200 से 478 तक का संख्या आप लिखोगे, सारा प्राकृतिक संख्या का बात किया है ना। तो गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं होती है वो सबका सब तो प्राकृतिक संख्या होता है अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए। यार एक से आगे जितना भी संख्या, सबका सब प्राकृतिक संख्या है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर 200 से 478 तक का संख्या लिखोगे तो उसमें ऑड भी होगा, उसमें इवन भी होगा, नहीं उसमें आपका प्राइम नंबर भी आएगा, आएगा ना प्राइम नंबर। अब तो जो सिंपल सा बात है, यहीं से एक बात समझ के देखिए, अगर उसके दायरा में प्राइम नंबर है तो अभाज्य संख्या तो वैसी अब संख्या होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है, जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। तो सिंपल सा बात है। तो अगर सब में अगर कॉमन का बात ढूंढेंगे तो अगर सब में इस प्रकार का जितना भी संख्या है, अगर सब में कुछ कॉमन दिखेगा तो कॉमन एक ही हो सकता है। क्या हो सकता है? एक, क्योंकि बीच में प्राइम नंबर भी आने वाला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना। सभी संख्या में कॉमन अगर कुछ होगा तो एक होगा। 200 से 478 तक सभी संख्या में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है, सिंपल सा बात है। बीच में ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा, प्राइम नंबर भी आएगा। तो प्राइम नंबर तो एक और स्वयं से ही कटता है, यानी सब में अगर कुछ कॉमन होगा तो एक ही होगा। बस समझने वाला प्रश्न था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है 47 पर पावर 25 माइनस में 1 को 23 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचे। चलो देखो, 47 पर पावर 25 है ना, माइनस में 1 को अगर 23 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आपसे पूछा जाए। देखो मेरे भाई, अच्छा रिमाइंडर्स थ्योरम के मुताबिक इसको भाग लगाइए पहले। अच्छा 47 को भाग लगाइए 23 से, 23 दूना 46, एक बचा नहीं, एक बचा, एक पर पावर 25 एक ही हो गया आपका, नहीं, और एक एक को डिवाइड करेंगे 23 से तो एक रह जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ हो गया आपका एक पर पावर 25 एक, और इसका हो गया -1, यानी आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 0 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे रिमाइंडर्स थ्योरम आप पढ़े होंगे तो 47 को 23 से डिवाइड कीजिए, एक आया, एक पर पावर 25, इसका रिमाइंडर हो गया 1, एक को डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा तो यह तो आपका एक ही रह गया, -1 ही रह गया, एक में से एक चला गया, कितना हो गया आपका? 0 हो गया, नहीं। अच्छा एक कंसेप्ट आपको हम 3 कंसेप्ट बताए थे, एक हम आपको सिखलाए थे। ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल प्रोसेस, इसमें तो कहीं रटने पटने की आवश्यकता भी नहीं है। हम 3 कंसेप्ट आपको सिखलाए हैं। a टू द पावर n प्लस में b टू द पावर n केवल a प्लस b से पूर्णतः विभक्त होता है ना। जहां पर n कोई जो है वह विषम संख्या होता है, यानी ऑड नंबर हुआ करता है। एक दूसरा कंडीशन बताए हैं, a टू द पावर n माइनस में b टू द पावर n केवल a माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होता है। यहाँ पर भी n जो है वह कोई विषम संख्या हुआ करता है। और एक इवन का केस, सम का केस बतलाए हैं,
ए टू द पावर एन माइनस में बी टू द पावर एन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। अब सोचो सिंपल सा बात है, अगर इससे कटेगा तो ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी से भी कटेगा, क्योंकि ए प्लस बी इसका फैक्टर है, ए माइनस बी इसका फैक्टर है। समझ रहे हो बात? चलिए, तो ए टू द पावर एन माइनस में बी टू द पावर एन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से पूर्णतः व्यक्त होगा। यहाँ पर एन कोई जो है वह सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए तीनों बात आप ध्यान रखोगे, यह भी आपके लिए कारगर है। कभी कभी इस फॉर्मेट पे आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ए टू द पावर एन प्लस में बी टू द पावर एन, ए प्लस बी से पूर्णतः व्यक्त होता है जहां एन कोई विषम संख्या होता है। ए टू द पावर एन माइनस में बी टू द पावर एन केवल ए माइनस बी से कटता है जहां एन कोई विषम संख्या होता है। ए टू द पावर एन माइनस में बी टू द पावर एन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से पूर्णतः व्यक्त होता है जहां एन कोई सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है ना। अच्छा, ये सिंपल सा बात यही बता दी कि अगर कोई संख्या इससे कटेगा तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे सबसे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। तो अगर इस फॉर्मेट से आप बनाते हो तो देखो इसको आप लिख सकते हो 47 पर पावर कितना 25। अच्छा, एक को तो लिख सकते हैं 1 पर पावर 25। अब किस फॉर्मेट में गया, ए टू द पावर एन माइनस में बी टू द पावर एन, पावर वाला एन कैसा है तो कहोगे सर ऑड है, तो किससे कटेगा मेरे भाई, तो ए माइनस बी से कटेगा। 47 माइनस में 1 किससे कटेगा 46 से। अब सिंपल सा बात है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है तो उसके जितने भी सारे फैक्टर होते हैं सबसे पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, अगर 46 से कटता है तो समझिए यह 23 से कटेगा, यह 2 से कटेगा, यह 1 से कटेगा, इसका जितना भी फैक्टर होगा सबसे पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई संख्या 12 से कटता है तो समझिए वह 6 से कटेगा, समझो वह 4 से कटेगा, समझो वह 3 से कटेगा, समझो वह 2 से कटेगा, समझो वह 1 से कटेगा, है ना। अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त है तो उसके फैक्टर से भी पूर्णतः विभक्त होता है। तो अगर आप रिमाइंडर इसके माध्यम से बनाते हैं प्रोसेस है तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखोगे और भी प्रश्नों के लिए आपको काम कर जाएगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल हुआ, सफल यानी पास हुआ। एक गणित में 51% असफल हुआ यानी फेल हुआ, 42% दोनों में असफल हुआ। देखो हम बार बार बोलते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए चला तो हम किसको लेके प्रश्न बनाएं, पहले इस बात को सोचना है। तो इंटरसेक्शन पार्ट जो कहेगा प्रश्न उसी को लेके बनाना है। अगर दोनों में फेल दिया है तो प्रश्न फेल को लेके बनाओ, अगर दोनों में पास दिया है तो प्रश्न पास को लेके बनाओ। बस सिंपल सा एक ही कंसेप्ट पे इस प्रकार का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अच्छा, दोनों में क्या दिया है 42%, दोनों में क्या हो जाता है असफल रह जाता है, यानी प्रश्न किसको लेके बनाएंगे, तो प्रश्न जो है फेल को लेके बनाएंगे मेरे भाई, किसको फेल को लेके बनाएंगे। चलिए अच्छा, दोनों में कितना परसेंट फेल होता है 42% दोनों में फेल होता है। अच्छा, साइंस का बात है मैथमेटिक्स का बात है, साइंस का मैथमेटिक्स का। अब देखिए ना, साइंस में 47 हम फेल लेके बनाएंगे क्योंकि दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट का है उसी उसी को लेकर काम करेंगे। 47% जो है विज्ञान में पास हुआ तो फेल कितना करेगा 100 माइनस में 47 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 53%। कितना 53। और गणित में तो फेल दिया ही है, यह कितना हो गया आपका 51। चलिए अब केवल साइंस में फेल निकालते हैं और केवल मैथमेटिक्स में फेल निकालते हैं। ठीक है, तो देखो विज्ञान में पूरा फेल 53, दोनों 42, 53 में से 42 चला गया, कितना हो गया 11% केवल विज्ञान में फेल। केवल गणित में 51 माइनस में 42 कितना हो जाएगा आपका 9%। कहता कितने विषय दोनों विषय में कितने प्रतिशत जो है विद्यार्थी जो है सफल हुए, यानी कुल सफल विद्यार्थी का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 में से घटा लेंगे, कुल फेल वाला घटा लीजिए। अब देखो ना, तो विज्ञान में केवल विज्ञान में 11, केवल मैथमेटिक्स में 9 और दोनों में 42 है ना, यह पूरा फेल हो गया। तो 100 में से पूरा फेल घटा लेंगे, जो बचेगा वो पास का प्रतिशत हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11, 9, 20 और 42 कितना हो गया 62, 100 में से 62 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 38%।
38% मेरे भाई, है ना। चलिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी, है ना। 38% है ना। एक दो दिन में रिकवरी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री का मान आपसे पूछा। देखो इसमें ध्यान रखना, कंप्लीमेंट्री एंगल में दो बात ध्यान रखना। अगर θ1 जो θ2 बराबर अगर 90 डिग्री होता है तो इस कंडीशन में याद रखना, एक tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1, cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल टू 1। अभी उड़ दहा के कहीं से नहीं आता, ये प्रोसीजर से आप बनाओगे बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखो θ2 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस में θ1, तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 और कॉट एक दूसरे के इनवर्स कट के 1 वहीं से मिलता है ना। प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसमें टोटल कितना टर्म है। अच्छा मेरे भाई बताओ, 1 2 3 डॉट 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 89 तक आया, तो लगातार आया है, 89 तक आया है, 89 तक आया है, यानी टोटल टर्म हो गया आपका 89, है ना। कितना 89। अब इसका पेयर बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। अच्छा तो tan 1 डिग्री का जोड़ा किसके साथ लगाओगे, tan 1 डिग्री का जोड़ा लगेगा tan 89 डिग्री के साथ, ठीक है। tan 2 डिग्री का जोड़ा लगेगा tan 88 डिग्री के साथ। इसी प्रकार से जोड़ा लगाते जाएंगे। अच्छा कितना जोड़ा लगेगा पहले यह सोचो। अगर 89 टर्म है तो इसको जोड़ा लगाने के लिए 2 से भाग दीजिए, तो 44 दूना 88, 44 को पेयर बनेगा, एक वो अकेले बचेगा। अब अकेले कौन बचेगा, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत जो है पेयर बना रहे हैं, दोनों कोनों का योग 90 हो रहा है। एक वो अकेले बचेगा आपके पास, बीच में आएगा tan 45, वही अकेले बचेगा। अकेले इसलिए बचेगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री खुद 45 ही होगा, तो एक सीरीज में तो 45 2 बार आएगा नहीं, तो जो अकेले बचने वाला टर्म है वो tan 45। आप सोचो जितना भी पेयर बनेगा, 44 को पेयर बनेगा, इसी प्रकार tan 3 का 87 के साथ, tan 4 का 86 के साथ, हर पेयर का मान 1 होगा नहीं। तो 44 वो टर्म है, 44 को पेयर आपका है, तो 1 को 44 बार गुना कीजिए, चाहे 100 बार चाहे 200 बार गुना कीजिए, उसका मान तो 1 ही होने वाला है। और tan 45 भी 1 होगा, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 1 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कलम चलाने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन आपको हर चीज सिखाना था, इसलिए हम इतना करके दिखा भी दिए आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है 15 मीटर ऊंचे पेड़ को वायु से इस तरह से तोड़ा, यानी हवा से जो इस तरह से टूट जाता है ना, कि उसका सिर जमीन को छू। देखिए एक पेड़ है, अब ये हवा से टूट गया, हवा से टूट गया, सिंपल सा बात है, टूटेगा तो नीचे आके पेड़वा झुक जाएगा, यही बात है ना। अगर पेड़ टूटा है तो नीचे आके जमीन से आके जो टूटा वो स्पर्श कर गया उसका भाग। अब क्या कहता है, जो जमीन को छूता है उसका शीर्ष, वो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अब एक बात सुनो, पेड़ का जो भाग टूटेगा मेरे भाई, वही भाग नीचे आके झुकेगा नहीं, जो टूटा वही ना नीचे आके झुकेगा। यह दोनों लंबाई, यह वाला लंबाई और यह लंबाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जो टूटेगा वही नीचे आके झुकेगा। चलो कोण को सेटिस्फाइड करो, tan 60 का मान √3, ये √3 हुआ। अच्छा हाइपोटेनस निकाल लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, यह 2 तो यह भी कितना 2। अच्छा पेड़ का वास्तविक ऊंचाई दे रखा था, कितना दे रखा था, 15 मीटर, कितना 15 मीटर। अच्छा मेरे हिसाब से वो कितना यूनिट का मान है, यह देखो तो 2 प्लस में √3 यूनिट, मेरे हिसाब से पेड़ का ऊंचाई 2 प्लस √3 यूनिट, तो 2 प्लस √3 यूनिट बराबर 15। 1 यूनिट का मान हमने निकाला। आपसे क्या कहता है, कहता पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है,
यह पेड़ यहीं पर टूटा है, कितना ऊंचाई पर से पेड़ टूटा है, तो ये √3 यूनिट है, तो √3 यूनिट का मान आपको निकालना है, यानी √3 से गुना कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट होना चाहिए। 15√3/2 + √3 है ना, 15√3/2 + √3 मीटर है ना, 15√3 है ना बटा 2 + √3 मीटर है। यही है पेड़ जो है नीचे से कितनी ऊंचाई पर से टूट गया है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा है ना 15√3/2 + √3 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहते हैं छात्रावास में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का रेशियो 5:4 है। चलिए एक हॉस्टल का बात है, इसमें लड़का और लड़की की संख्या के बीच का रेशियो जो है वह 5 कितना मेरे भाई 4 है। यदि 45 लड़कों का और नामाकरण किया जाए है ना, देखिए बात समझिए, कहता अगर 45 लड़का और इसमें जुड़ जाए तो यह रेशियो कितना हो जाए 3 कितना 2। 45 लड़कों का और नामाकरण किया जाए। अच्छा बताओ, चर्चा लड़का लड़की का, लेकिन वृद्धि किसके मान में हो रहा है, कहता 45 लड़कों का और नामाकरण कर लिया जाए, यानी लड़का के मान में वृद्धि है, लड़की के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो लड़की का पहले का मात्रा संख्या है वही बाद का संख्या, लड़की का यूनिट बराबर होना चाहिए दोनों स्थिति में, लड़की का संख्या जितना पहले बाद में भी उतना ही होना चाहिए है ना। तो लड़की के यूनिट को बराबर करेंगे क्योंकि लड़की के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको बराबर करने के लिए बस यहाँ केवल 2 से गुना करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा। अच्छा लड़का कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देखिए ना 5 से 6 कितना 1, और बढ़ता कितना लड़का है 45 बढ़ता है, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे कहता है बताएं छात्रावास में जो है प्रारंभ में कितनी लड़कियां थी, यानी पहले जो है उस हॉस्टल में कितनी लड़कियां थी। अच्छा लड़की का संख्या पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, यानी 4 यूनिट, 45 चौका कितना हो गया आपका 180, यानी छात्रावास में जो है लड़कियों का संख्या कितना था 180, अभी भी वही है क्योंकि लड़की की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, 180 मेरे भाई 180। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, देखिए देखो चला 3 मान बराबर है 5 पर पावर x बराबर 7 पर पावर y बराबर 35 पर पावर z। हम क्या करेंगे इसको सुविधापूर्वक सोल्व करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म को बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आप देखो सबका मान कांस्टेंट के रूप में निकालो, बारी बारी से k के बराबर करोगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा k पर पावर 1/x, एक साइड का जो पावर है दूसरा साइड जाके पलट जाता है। 7 बराबर k पर पावर 1/22, 35 बराबर k पर पावर 1/z। नहीं, एक साइड का जो पावर होता है दूसरा साइड जब ले जाते हैं उसको तो पलटता है। अब एक रिलेशन तैयार कर लो, जब संख्या का स्थिति होता है ना, जैसे जब अलजेब्रिक फॉर्मेट में होता है तो पीछे आप प्रश्न आपको हम बताए भी होंगे, तो आप देखते होंगे एक अलग से कंडीशन लगाता है b² = ac, bq बराबर a², इस तरह का एक कंडीशन साइड में दे रखा होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं देगा। तो संख्या वाला में जैसे 2 3 6 का चर्चा है तो अपने मन से आप रिलेशन लगा लीजिए। 5 7 35 का चर्चा है तो 5 7 35 में एक रिलेशन खुद ढूंढ लो। 5 × 7 बराबर 35, 7 × 5 बराबर 35, 35/5 बराबर 7, 35/7 बराबर 5, 35 बटा आपका 5 बराबर 7, 35/7 बराबर 5, मतलब जो एक रिलेशन तैयार करना आप कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी लिख दो, हमको कोई दिक्कत उससे नहीं। 5 × 7 बराबर 35, अब मान का प्रयोग कर जो रिलेशन होता है, चलिए 5 का 7 का मान k पर पावर 1/, आपको क्या चाहिए z चाहिए। चलिए ये देखो गुना में है, बेस इक्वल है, पावर जुटेगा k पर पावर 1/x जोड़ 1/22। अब ध्यान दीजिएगा बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, इसको पावर को बराबर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका बाई प्लस में x/x बाई बराबर में 1/z।
अब जेड चाहिए, इसको पलट लीजिए तो लिखेंगे जेड बराबर एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई लिखिए, चाहे बाई प्लस एक्स लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स प्लस बाई। ऐसा ऑप्शन देखिए, एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई वाला कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर ए। 3 मान बराबर था, एक कांस्टेंट टर्म को हमने बराबर मान लिया, उसके बाद 5 7 35 के बीच में एक रिलेशन लिख दी और सोल्व कर लीजिए। फिर अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना, एक्स से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1 बटा एक्स, इसमें करोगे तो -4 बचेगा, उधर जाके +4। प्लस का केस है, स्क्वायर करोगे, राइट साइड का स्क्वायर करके 2 घटा लेना, क्योंकि 2ab का 2 बचेगा, उधर जाके -2। 16 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 14। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, आप कंपाउंड प्रोपोर्शन या फिर टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे ये कंसेप्ट आपको जरूर बताया गया होगा। तो कंसेप्ट जो है EMDH मसाला वाला कि M1 D1H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अभी क्या है, आप जानते जरूर होंगे, किस भी टीचर से आप पढ़े होंगे जरूर आपको बताया गया होगा। यह क्या है, आप जब पढ़े होंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन या फिर टाइम एंड वर्क, तो उसमें आपको बताया गया होगा, या फिर जो हमसे पढ़े हैं तो उसमें बताया गया होगा कि आदमी गुने दिन गुने घंटा, इसको ऊपर रखा जाता है, बाद बाकी सब चीज को नीचे रखा जाता है। कार्य को नीचे रखा जाता है। हाँ, कुछ वैसा चीज है जिसको ऊपर रखते हैं, और जैसे अगर चाल का चर्चा कर रहे तो ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा का बात बोलते हैं, ऐसे MDH मसाला बूढ़ा बाबा वाला आपको याद होगा, बस इसको याद रखिए, MDH का कंसेप्ट आदमी गुने दिन गुने घंटा को ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या है जिसको और ऊपर रखते हैं, जैसे अगर चाल का चर्चा करें तो ऊपर रखेंगे, अगर पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति खाने की भोजन की मात्रा का बात करें, इसको भी ऊपर रखा जाएगा, या फिर झाड़ू का बात करें, झाड़ू का संख्या का, तो इसको भी ऊपर रखा जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। 3 चीज और जोड़े, चाल, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा, और झाड़ू, झाड़ू का संख्या। क्योंकि झाड़ू जो है वो तो काम में करने लगता है भाई, ज्यादा झाड़ू रहेगा तो सफाई ज्यादा करेगा। तो MDH के अलावा 3 चीज और क्या क्या बोले, चाल, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा, झाड़ू का संख्या, इसको ऊपर रखा जाए। चलिए, तो 12 झाड़ू से जो है 12 लोग, यानी 12 लोग 12 झाड़ू से 4 दिन में फर्श की सफाई करते हैं। तो हमसे कहता है 12 व्यक्ति जो है 8 झाड़ू से इसी फर्श का सफाई जो है कितने दिन में कर सकते? मान लेते हैं कि 1 दिन में करेंगे। चलिए कैलकुलेट करके हटा लीजिए, 12 से 12 काट के हटा लीजिए। देखो ना, 48 या 8 कट जाएगा, 6 बार में x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में, हाँ ध्यान दीजिएगा, अनिल और बलवीर जो है एक काम को कई दिन में करता है? 3 दिन। दोनों मिलकर 3 दिन में काम को पूरा कर लेते। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गए, यानी 2 दिन तक साथ में काम किया दोनों। अच्छा, कितना काम कर लेगा 2 दिन में? पूरा काम 2 दिन में कितना? 3 दिन में पूरा करता है, 1 दिन में 1/3, 2 दिन में 2/3। पूरा काम में से 2 दिन का काम घटा लिया, बचा काम कितना? 1/3, यही शेष काम बचा। जब बलवीर घायल हो जाता है, अनिल घायल हो जाता है, तो कार्य को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगा। बताइए अकेले बलवीर कितना दिन में काम को पूरा? सोचो, जब अनिल घायल हो गया तो शेष काम को कौन किया? बलवीर। और कितना दिन में किया? 2 दिन में। और काम कितना किया? यही काम शेष बचा था अनिल के घायल होने के बाद, 1/3। तो बलवीर 1/3 काम 2 दिन में, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, यानी कितना दिन लेगा? 6 दिन।
यानी बलवीर अगर अकेले पूरा कार्य करे तो कार्य समाप्ति में कितना दिन का समय लेगा? 6 दिन का लेगा, है ना। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक ट्रेन जो है दो लड़कों को पार करती है जो ट्रेन को समान दिशा में ट्रेन की ही दिशा में जो है 5 और 7 के स्पीड से चल रहा है। और पहला लड़का को ट्रेन 6 सेकंड में, जबकि दूसरा लड़का को ट्रेन जो है 9 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का लंबा, अच्छा देखो, अगर लड़का को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा। पहले रेलगाड़ी का स्पीड निकालना होगा। रेलगाड़ी का स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान। अब देखो पहला लड़का का स्पीड कितना था? 5, घट जाएगा, सेम डायरेक्शन है। मीटर प्रति सेकेंड में पहला लड़का को पार कितना देरी में करता है? 6 सेकेंड में। अब देखिए दूसरा लड़का का जो स्पीड है वो कितना है? 7 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा लड़का को पार कितना देरी में करता है? तो पार करता है 9 सेकेंड में। ध्यान से समझना, दूरी बराबर होगा दोनों स्थिति का, क्योंकि लड़का को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा वो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। क्या मेरे भाई? रेलगाड़ी का लंबाई होगा लड़का को पार करने की स्थिति में दूरी। देखिए रेलगाड़ी का स्पीड हमने मान लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डायरेक्शन था। एक लड़का का 5, एक का 6, हमने चाल घटाया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट किया। एक लड़का को 6 सेकेंड, दूसरा को 9 सेकेंड में, दूरी दोनों का बराबर कर लिया हमने। ट्रेन का लंबाई पूछ, देखो ट्रेन का लंबाई यह है या तो यह है, लेकिन उससे पहले रेलगाड़ी का स्पीड निकालना, वो उसके बाद किसी एक में प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से किसी भी स्थिति का दूरी निकालोगे तो वह दूरी रेलगाड़ी का ही लंबाई होगा। क्योंकि लड़का को पार कर रहा है तो खुद की लंबाई को पार करेगा। अच्छा ये तो 5/18 तो हटा दीजिए, सोल्व कर लो। 2r माइनस में 10, यह रेलगाड़ी का स्पीड है। किसी एक में रख दीजिए, पहला में ही रखते हैं। 11 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। 36, 18 से 2 बार में 5 गुना 2, 10 मीटर। मात्र रेलगाड़ी का लंबाई जो है वो 10 मीटर का है। कितनी? 10 मीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल वाला बात था, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, अगर किन्हीं के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब दे देंगे। चलिए वैसा तो कुछ नहीं है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहते हैं वस्तु को का मूल्य जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। कहता है एक व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि कर दे जिससे उस पर खर्च पूर्ववत बना, यानी पहले के जैसा बना। देख पहले वस्तु का कीमत कितना था? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब घट करके कीमत कितना हो जाता है? 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले मान लिया गया एक व्यक्ति 1 किलो ही खर्च करता था, अपने ऊपर लेके बात को सोचिए ना, 1 किलो खर्च करते थे, 10 रुपये लगा करता था। अब उस वही 1 किलो खर्च करने वो 8 रुपये लग रहा है, कीमत घट गया है। तो कहता खपत कितना बढ़ा दे ताकि खर्च जो है पहले, हम 10 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, कीमत हो गया 8, खपत बढ़ाना होगा, बढ़ा लीजिए। खपत कितना बढ़ाना होगा? 2, यानी 8 से फिर वापस 10 पे। कहाँ से 2 का वृद्धि करना है? कहाँ से? 8 से। 2 जो 8 का कितना प्रतिशत? 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी खपत में 25% का वृद्धि करना। कितना? 25% का खपत में वृद्धि करना होगा, है ना। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्यापारी चाय को क्रयमूल से 4 पर देख, व्यापारी का लागत मान लेते हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम है चाय, यानी 1000 ग्राम का क्रयमूल जो है व्यापारी के लिए 100 रुपये है। यह कहता है कि हम लागत कीमत से 4% कम पर बेचते हैं,
अच्छा 100 रुपया क्रयमूल्य है, लागत कीमत से 4% कम पर बेचता है, कितना में बेचता है 96 में। लेकिन ये करता क्या है, लागत कीमत से कम में तो बेचता है लेकिन ये डंडी मार लेता है। 1 किलोग्राम की जगह पर 840 ग्राम ही तोलता, सोचो। यानी वो हकीकत में सामान देता कितना का है, ठीक है 4% कम पर बेच रहा था चाय को, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पर 840 ग्राम ही तोलता है। यानी 840 ग्राम ही उसको चाय तोल के देता है कोई भी विक्रेता खरीदार को। अब सोचिए तो 1000 ग्राम का क्रयमूल्य उसके लिए जो है 100 रुपया है, तो 1 ग्राम का 100/1000, 840 ग्राम का 84 रुपया। यानी हकीकत में वह 1 किलो यानी 100 रुपया का सामान कह के दे कितना रुपया का सामान रहा, 84 रुपया का। और भले वहां हानि पर बेच रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, डंडी मारने से उसको हो जा रहा है लाभ। यानी हकीकत में वो 84 रुपया का ही सामान दे रहा है और दे कितना में रहा, 96 में दे रहा है। सोचिए उसको प्रॉफिट होगा। अच्छा प्रॉफिट कितना का, 12 का, नहीं कहाँ से, 84 से। 12 जो है 84 का कितना प्रतिशत है, 7 बार में 100/7, यानी 14.2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, 14.2/7% का प्रॉफिट। देखिए ऐसा नहीं कि एग्जाम में हबड़ा जाओ, 14.2/7 यहाँ भी दिख रहा था, पहला वाला टिक मार तो नहीं। ये सब ध्यान रखिएगा, लाभ हानि दोनों आपका आंकड़ा रहेगा, ध्यान से। लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है, लाभ होने वाला है, लाभ वाला उत्तर मारोगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता ए जो है एक ट्यूब को बी को 20%, देख सीधा सा बात है, ए का क्रयमूल्य मान लेते हैं कितना, ₹1। ए बी को बेचता 20% लाभ पर, यह पूरा ए का विक्रय मूल्य हुआ, बी को दिया, बी का क्रय मूल्य हुआ। बी से सी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर सी को दिया, और सी जो है इसके लिए कितना अदा करता है, 225। बस ए का क्रय मूल्य पूछा जिसको हमने ए मान लिया। 25 से 5 बार में, 4 बार में, 6 बार में, काट लीजिए। 3 से काट लो, 3 सते 21, 3 पचे 15। यानी ए का जो लागत कीमत है वह कितना हो जाएगा, 150 रुपया। कितना मेरे भाई, 150, 150 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। अच्छा यहाँ पर बी कर लीजिए इसको और इसको सी बना लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक, 150। अब इसको अगर दूसरा प्रोसेस के तहत अगर आप देखोगे, जैसे देखिए चर्चा ए बी और सी का है, किसका किसका, ए बी और सी का। ए बी को 20%, देखो ए का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100, बी को 20% लाभ पर बेचता है, कितना हो गया, 120। ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ए जो है 20% लाभ पर बी को बेचा, बी से सी को 25%। 25% का मतलब कितना होता है, 25/100, 1/4, इसका 1/4 30, यानी कितना बेचा, 150। अच्छा सी इसके लिए कितना अदा करता है, 225। देखिए 225 जो मेरे हिसाब से कितना यूनिट है, 150। ए का लागत पूछा कितना यूनिट है, मेरे हिसाब से 100। 50 से 2 बार में, 3 बार में, 3 से 75 बार में, 75 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 150 रुपये। 150 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बस, क्या मेरे भाई, सी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता हुआ राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% की दर से जो है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 244। देखो 3 साल का, 2 साल का अंतर जो होता है वह होता है P/R/100 का होल स्क्वायर, लेकिन 3 साल में क्या जोड़ लेना है, P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R/100, यह 3 साल का अंतर है। और यह अंतर कितना दे रखा है, यह अंतर देख रखा है 244। क्या क्या बोले, देख सुनो, 1 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 0। 2 साल का मामूली तरह से आप सोच सकते हो कि 2 साल का जो अंतर होता है वह होता है P
r/100 का, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसको आप सोच सकते हैं। दो साल का जो अंतर होता है, एक साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। 3 साल वाला प्रोसीजर थोड़ा हो जाता है, इसलिए आप याद रखो P/r/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में r/, या 3 साल। चलिए 244 दे रखा है। चलिए सोल्व कर लीजिए। 5 से काट लीजिए, भैया कट गया आपका 20। प्रिंसिपल जो हो जाएगा 16 दूना 32, 32,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32,000 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या मेरे भाई? ए नंबर। अगले सवाल की ओर आइए। कहते हैं 11 खिलाड़ी की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु जो है, 11 खिलाड़ी के क्रिकेट टीम का औसत है 18 वर्ष। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। नए सदस्य जो 4 को बाद में आया उसका औसत, अच्छा सोचो 11 खिलाड़ी का औसत 18 है। अब सोचेंगे आने वाला चारों अगर 18-18 वर्ष का ही आता, सबका औसत 18 था, आने वाला भी अगर चारों 18-18 वर्ष का ही आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब आता है तो औसत बढ़ जाता है 2, यानी ज्यादा लेके आया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले 11 गो था, 4 गो और आ गया, कितना हो गया? 15। औसत में परिवर्तन कितना का? 2 का। यह चारों का जोग हो गया, ठीक है, आने वाला। इसका औसत पूछा, 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब देखो कितना हो गया, 18 चौक 72 और 15 दूना 23, नहीं, यानी 102 बटा कितना? 4, यानी 51/2, यानी 25 दशमलव कितना? 5 वर्ष। 25.5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 25.5 वर्ष। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। देखो 12 संख्या का चर्चा किया गया, कितना संख्या का? 12 संख्या का, टोटल 12 संख्या का जिक्र है। इसमें अंतिम 5 संख्या का औसत 35। अच्छा एक बात सोचो, सिंपल सा बात है, 12 संख्या में अंतिम 5 संख्या का चर्चा हो रहा है, पहला 4 संख्या का चर्चा हो रहा है, 5 4 9 संख्या घटा लीजिए तो कौन कौन संख्या बच जा रहा है? तो बच जा रहा है 5वां, 6ठा और 7वां। देखो ध्यान से समझना, 5वां, 6ठा और 7वां। समझिए बात, यह 3 संख्या बचेगी। तो 12 संख्या का औसत है 39, जोगफल क्या हो जाएगा? 39 गुना कितना? 12, नहीं, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं। अंतिम 5 का औसत है 35, जोगफल 35 गुना 5। पहली 4 संख्या का औसत है 40, जोगफल 40 गुना। अच्छा 12 संख्या में 9 संख्या घटा रहे हैं, कौन कौन 9 संख्या घट रहा है? अंतिम का 5 संख्या और प्रारंभ का 4 संख्या, तो बच जाएगा 4 संख्या, शुरू वाला अंतिम का 5 संख्या, 9 संख्या, बीच का संख्या बच रहा है 5वां, 6ठा, 7वां, यही संख्या बचेगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 40 माइनस में 1 लिख सकते हैं, 480 में से 12 घटा लीजिए, 468, 175, 160 घटाओ, यह कितना हो गया आपका?
235, 335 नहीं, यानी 133 हो गया। यह तीनों संख्या का योग है। जो संख्या बचा, पांचवा, छठा, सातवां। अब रिलेशन देखिए, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम, देखो पांचवा को x मान लेते हैं। पांचवा संख्या छठा से 6 कम है, यानी छठा इससे 6 ज्यादा होगा, और सातवां से 5 अधिक, यानी सातवां इससे 5 कम होगा। यह तीन संख्या हम अपने हिसाब से लिख दिए। तीनों का योग हम निकाल चुके हैं, कितना? 133। सोल्व कर लीजिए। 3x, इधर 6, 5, 6 में से 5 जाएगा, एक घटा लो, x बराबर 44। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यह सोचो। कहता छठी और सातवीं संख्या का औसत, यही छठी संख्या, x प्लस 6, तो 44 और 6 कितना हुआ? 50। यह छठी संख्या हुआ, और 44 में से 5 गया, कितना? 39। यही दोनों संख्या का औसत बताना। 89/2, यानी 44 दशमलव कितना? 5। 44.5, यही तो है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी। यही है छठी और सातवीं संख्या का औसतन, 44.5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आराम से समझो। एक बैग में 1 2 3 डॉट 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 20 की संख्या वाली गेंदें हैं। जो गेंद है उस पर नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6, किसी गेंद पर 7, किसी गेंद पर 8, 20 तक नंबरिंग किया हुआ 20 को गेंद। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात है, बिना देखे हुए निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद 3 या 5 से विभाज्य? जो गेंद का संख्या 3 या 5, 3 या 5 बोला, 3 से कट जाएगा तो भी चलेगा, 5 से कट जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, 1 से 20 तक जो है, 3 से कटने वाला संख्या कितना? 3 छक 18, 6। 5 से कटने वाला संख्या कितना? 5 चौका 20, 4। अच्छा, 3 और 5 दोनों से भी कटने वाला कोई संख्या होगा जो दोनों से कटता होगा। 3 और 5 से कटने का मतलब 15 से कटना, तो 15 से कटने वाला है। 1 से 20 तक में तो एक ही संख्या है, 15। अब देखिए, जहां तक प्रायिकता का सवाल है, रिक्वायरमेंट आपका क्या हो गया? 6 प्लस में 4, 1 घटा लीजिए, क्योंकि 15 जो है दोनों में है। 3 या 5 बोला है, 3 से कट जाए तो भी काम चलेगा, 5 से कट जाए तो भी, तो 15 का काउंटिंग दोनों में हो जाएगा। 3 वाला मल्टीपल में भी हो रहा है, 5 वाला मल्टीपल में हो रहा है। टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल गेंद का संख्या कितना है? 20। तो 10 में से 1 चला गया, क्या हो जाएगा आपका? 9/20। यही तो प्रायिकता है, 9/20। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है अगर 1000 रुपया का निवेश 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर, संयोजित मतलब बाद चक्रवृद्धि ब्याज का है, 1000 रुपया का राशि, रेट को आर मान लेते हैं, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1440। अमाउंट दिया गया, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर m। सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो? 12/10 का होल स्क्वायर। पावर कम, पावर बराबर है, बेस को कंपेयर कर लो। एक घटा लीजिए उधर, 20%। कितना मेरे भाई? कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बी नंबर हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 2 वर्षों के लिए बी को 5000, 4 वर्षों के लिए सी को जो है 3000 ब्याज पर जो है दर पर उधार देता है, और दोनों ब्याज के रूप में इतना रुपए लेता है। दोनों के ब्याज के रूप में जो है कोई व्यक्ति होगा, मान लिया गया, यहाँ पर ए कर दीजिए, नामाकरण कर दीजिए। ए जो है 2 वर्ष के लिए बी को 5000 देता है, जबकि 4 वर्षों के लिए सी को कितना देता है? 4 वर्षों के लिए सी को जो देता है वह 3000 देता है। कहता है दोनों से ब्याज के रूप में, चलिए कुल मिला साधारण ब्याज का ही बात है। बी को कितना देता है? 5000। दोनों का रेट बराबर,
बी को कितना साल के लिए देता है, तो बी को देता है 2 साल के लिए, तो बी से इतना रुपया ब्याज मिलेगा। जबकि सी को कितना देता है, इसका रेट को आर मान लीजिए, और सी को जो है कितना वर्ष के लिए देता है, 4 साल के लिए। सी से ब्याज इतना मिलेगा। टोटल ब्याज के रूप में जो राशि दोनों से प्राप्त होता है वो कितना मिलता है, 22। नहीं, टोटल जो ब्याज का राशि मिलता है वो कितना मिलता है, 2200 मिलता है। कैलकुलेट कर लीजिए दोनों से प्राप्त ब्याज का, सोल्व कर लेते हैं। तो 100 आर 120 आर यानी 220 आर, 220 से 10 बार में काट लीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। कितना, 10%। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा बात है, दोनों को जो राशि देता है एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए, ए बी को देता है 2 साल के लिए, सी को 4 साल के लिए, उससे जो ब्याज मिलता है दोनों मिला के 2200 है। आर का मान निकाल देना है। अब आते हैं रीजनिंग के सवालों पे। यहाँ पर देखो आप 7 को क्या लिख सकते हो आप, देखो यह 2 का क्यूब माइनस में 1 नहीं, 3 का क्यूब प्लस में 1, 4 का क्यूब माइनस में 1, 5 का क्यूब। अच्छा आपको क्या लग रहा है, यही गलत है, 28 वाला ही ना, क्योंकि सब में क्यूब, सबका क्यूब करके जो है एक घटा हुआ है, लेकिन 28 जो है क्यूब करके एक जुटा हुआ है। आगे भी देख सकते हैं, 6 का क्यूब माइनस में 1, 7 का क्यूब माइनस में 1, 8 का क्यूब माइनस में। बस उत्तर आपका डिफरेंट जो है, सबसे असंगत जो है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि क्यूब करके एक बढ़ा हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए डायरेक्शन सेंस का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जतिन अपने घर से निकलता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए आप जानते होंगे दिशा, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह दाईं ओर मुड़ता फिर 12 किलोमीटर, पुनः दाईं ओर मुड़ता फिर 12, फिर इसी के सीध में आ जाएगा। अच्छा फिर बाईं ओर मुड़ता है, और अच्छा बायां नीचे की ओर, बायां तो इधर हो जाएगा, इधर तो दाया हो जाएगा, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब क्या कहता है सोचो, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और वह किस दिशा, यही तो है, यहाँ पे है घर इसका, यहाँ पे ये अभी 12, घर से जो इसका दूरी हो गया 12 5 कितना हो गया, 17, और घर से पूर्व की ओर नहीं, यानी 17 किलोमीटर पूर्व दिशा में, नहीं 17 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नहीं 17 किलोमीटर पूर्व की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सी नंबर। अगले सवाल की ओर आइए। बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां, जबकि बी का स्थान जो है दाएं से 9वां है। दोनों स्थान जब आपस में बदल लेते हैं तब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, देखो चेला यह इंटरचेंज रैंकिंग है, और इंटरचेंज रैंकिंग में टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 P2 लेके चला जाता है जिसका परिवर्तन के बाद एक नया क्रमांक दिया जाए। अच्छा परिवर्तन के बाद किसका दिया जाता है, ए का स्थान बाएं से 11वां, ए का दिया है। अच्छा परिवर्तन करोगे ए किसके जगह पर जाएगा, बी के जगह पर, बी दाएं से कितना है 9वां, 11 + 9 20 में से 1 चला गया, कितना हो गया 19, नहीं ये हो जाएगा 19वां, 19वां। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, यानी कतार में व्यक्तियों का संख्या जो है कितना है आपका 19 है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 7 और 8 बजे के बीच जो है किस समय दोनों सुई एक साथ होगी। अच्छा मेरे भाई एक साथ होने का मतलब क्या है, मिल जाना, और जब मिलेगा तो कोण कितना डिग्री का बनाएगा, तो 0 डिग्री का, कितना डिग्री का 0 डिग्री का। आप क्या जानते हो, अच्छा थीटा बराबर आपको क्या सिखाए हैं, 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा, नहीं। अच्छा 7 और 8 बजे के बीच में तो जो भी समय होगा वो 7 बज के समथिंग मिनट ही होगा, घंटा तो साथ ही होने वाला है। चलिए देखो एक साथ होगा, यानी थीटा चाहिए 0 डिग्री,
घंटा 7 हो गए, आपको मिनट निकालना है। तो थीटा बराबर 30 घंटा माइनस में 11। अब देखो एक बात सुनो, हाँ, इसमें दो दो उत्तर आता है, लेकिन 0 डिग्री वाला में कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 घंटा को भी आगे रख सकते हो, 11/2 मिनट को भी आगे रख सकते हो। चलिए इधर भेज दीजिए, 11/2 मिनट बराबर 210। 11 तरीके कितना, 33 नहीं, 38.2/11। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 7:38.2/11 मिनट पर ऐसा स्थिति होने वाला है। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सी नंबर। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखो यह जो आकृति है, कहता है मोड़कर एक घन के रूप में बनाया जाता है, तो 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर जो है कितने बिंदु हों, 5 वाले की अपोजिट पूछ। देखो यह ओपन डाइस है, ध्यान रखना, ओपन डाइस में एक्सटर्नल पार्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, इंटरनल अल्टरनेट अपोजिट होता है। तो यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, यह एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक्सटर्नल एक दूसरे के अपोजिट, यह पार्ट एक दूसरे के अपोजिट, इंटरनल अल्टरनेट अपोजिट, और यह पार्ट एक दूसरे के अपोजिट। यही तो कंसेप्ट है इसका। तो आपसे कहता है 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत, यह तो एक्सटर्नल पार्ट वाले पूछा था, 5 वाला के विपरीत फलक पर 3 बिंदु वाला होगा। यानी 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, तो 3 बिंदु होंगे। तो यह था चला आपका मॉक टेस्ट नंबर 17। चलिए अगर थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होने के कारण अगर आपको असुविधा हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम बेहतर प्रयास करेंगे कल से और तबीयत ठीक हो जाए और बढ़िया ढंग से आपसे हम जुड़ पाएँ और बढ़िया से बता पाएँ, है ना। थोड़ा सा अगर कंसेशन करते हैं तो खुद हमको बुरा लगने लगता है, क्योंकि फिर जुड़ते हैं तो फिर उसका उद्देश्य होता है कि सही चीज़ आपको दें, पूरा सब चीज़ बताएं आपको, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दें। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण कम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कंटिन्यूटी बरता ताकि आप जुड़े रहें। चलिए ऐसा ही आप मेहनत करते रहिए, हमसे जितना होगा हम प्रयास करते रहेंगे हद तक कि और बेहतर आपके साथ हम कर पाएँ। और भी अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। मैथ्स का जो बैच है वो अभी देखिए एप्लीकेशन पर मात्र 100 रुपया में पूरा संपूर्ण मैथ्स पूरा कंसेप्ट के साथ अवेलेबल है। रीजनिंग हो गया आपका, झारखंड जीके हो गया, बायोलॉजी हो गया आपका, तो सभी बैच के बारे में दोस्तों को शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलीट जो है आपका, उसको शेयर करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हम लोग का स्टूडेंट एलीट के नाम से जो है। तो सब जगह जुड़ते रहिए, हर जगह आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का कल की क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।